तो बच्चों कैसे हैं आप सब। हम लोग अभी इस वीडियो सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं 2026 के बोर्ड के क्वेश्चन पेपर्स पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन ए के कॉमन क्वेश्चंस, सेट वन, सेट टू और सेट थ्री में आए हुए। क्योंकि हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियोस में अभी तक बाकी के सभी सेक्शंस, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई के क्वेश्चंस को कर लिया है। तो आज हम लोग सेक्शन ए के कॉमन क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन ई में टोटल 20 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं टोटल। और इन 20 क्वेश्चंस में 10 क्वेश्चंस ऐसे थे जो सेट वन, सेट टू और सेट थ्री तीनों में कॉमन थे। और क्योंकि हम लोग इस सीरीज में सिर्फ कॉमन क्वेश्चंस पे डिस्कस कर रहे हैं, तो हम लोग उन्हीं 10 क्वेश्चंस को आज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, ये जो हमारा स्क्रीन पे दिख रहा है, ये सेट वन है। तो सेट वन का पहला ऐसा क्वेश्चन जो कॉमन था दो बाकी के दोनों सेट्स में भी, वो था क्वेश्चन नंबर टू। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर टू से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर टू में कहता है इट इज गिवन दैट, ये जो क्वेश्चन नंबर टू था, ये सेट वन में क्वेश्चन नंबर टू, सेट टू में क्वेश्चन नंबर 10 और सेट थ्री में क्वेश्चन नंबर 13 में आया था ये सेक्शन ए में। तो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। इट इज गिवन दैट ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ई डी एफ, तो दो ट्रायंगल्स दिए गए हैं इस तरीके से। तो मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल है सपोज ए बी सी, और ये एक ट्रायंगल है मान लेते हैं ई डी एफ। तो सपोज करते हैं कि ये एक ट्रायंगल है ए बी सी और ये एक ट्रायंगल है ई डी एफ। इस तरीके से दो ट्रायंगल दिए गए हैं, दोनों की रिलेशनशिप क्या है कि दोनों सिमिलर हैं। तो हमें पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। दोनों में, इन चार में से जो ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है। तो बोलता है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ई डी एफ। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ई डी एफ इज इक्वल टू ए बी बाई ई डी। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स की जो रेशियो होती है वो उसके कॉरिस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो के इक्वल होती है। तो ए बी बाई ई डी ये सही है, यही हमारे यहाँ पे दिया भी गया है, ये सही है। बी सी बाई डी एफ होता तो भी सही होता, ए सी बाई ई एफ होता तो भी सही होता। चलिए ये ऑप्शन ए तो सही है। फिलहाल इसका जवाब ये नहीं है। ए बी बाई ई डी, ए बी बाई ई डी इज इक्वल टू बी सी बाई डी एफ इज इक्वल टू ए सी बाई ई एफ, ये भी सही है। क्योंकि अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो ए बी बाई ई डी इज इक्वल टू बी सी बाई डी एफ इज इक्वल टू ए सी बाई ई एफ। ये एक रिलेशनशिप डेवलप होता है अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो यहाँ पे तो ये एप्लीकेबल है, ए बी बाई ई डी ये वाला और ए सी बाई ई एफ ये वाला। तो ये सही है कि ये दोनों इक्वल हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है, ये पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ई डी एफ के इक्वल होगा। तो ये पहला ऑप्शन था, ये भी सही था। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, और क्या हम लोग यहाँ से निकाल करके ला सकते हैं अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, ये भी होगा अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हमारा एक्सट्रैक्शन में क्या क्या आया। हमारा एक्सट्रैक्शन में आया कि तीनों साइड के जो रेशियो होते हैं वो सेम प्रोपोर्शन में होते हैं, यानी कि इक्वल होते हैं। और उसकी जो वैल्यू होती है वो दोनों ट्रायंगल के पेरीमीटर के रेशियो के इक्वल होती है। और कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो ये सारे एक्सट्रैक्शन है हमारा दो ट्रायंगल्स के सिमिलर होने से। तो ए इज इक्वल टू डी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। जबकि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें जो कंडीशन दिया गया है उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली एंगल ए एंगल ई के इक्वल है, नॉट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। तो एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल डी फॉर दिस जनरल
सिनेरियो, दो सिमिलर ट्रायंगल्स अगर ये इस तरीके से एबीसी और ईडीएफ सिमिलर होते तो ये सिर्फ एक ही कंडीशन में इक्वल हो सकता था, और वो एक कंडीशन क्या है कि दोनों ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, बट वैसा कहीं पे चर्चा नहीं है, इसीलिए हम लोग कहेंगे कि एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल डी। तो अगर एंगल ए इक्वल टू एंगल डी नहीं है तो ये वाला ऑप्शन सी गलत है, और यही पूछा गया था कि कौन सा ऑप्शन गलत है, तो इसका जवाब ऑप्शन सी होगा। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट वाला भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। ऑप्शन डी क्या बोलता है, ए बी प्लस बी सी बाई ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी बाई ए सी इज इक्वल टू डी ई प्लस डी एफ बाई ई एफ होना चाहिए। सही है। तो फोर्थ ऑप्शन भी सही है, इलिजिबल है इस कंडीशन के लिए जब ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे। तो इसका मतलब है कि हमारा ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेक्शन ए में पूछा गया है और वो रिपीट होता है सेक्शन बी और सेक्शन सी में, वो है क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 नंबर को हम लोग देखते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये हम लोगों से जो यहाँ पे पूछा जा रहा है सेट 1 में, ये सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 7 सेट 2 में क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है, और सेट 3 में क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है यही क्वेश्चन। तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। इन द गिवन फिगर अ सर्कल इज सेंटर्ड एट 1 2, द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज। तो ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो सर्कल है इसका सेंटर है यहाँ पे 1 2 पे, इसकी कोऑर्डिनेट सेंटर का कोऑर्डिनेट है 1 2। तो हमें बताना है कि इसका डायमीटर क्या होगा। ओके, तो चलिए इसे हम लोग एक बार यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा एक सर्कल है, और इस पे इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एक लाइन ले लेते हैं, एक्स एक्सिस है ये, और इस तरीके से यहाँ पे वाई एक्सिस है। यहाँ पे हमारा सेंटर है, सेंटर का कोऑर्डिनेट्स दिया गया है 1 2। ये ओरिजिन है ओ। तो हमें बताना है कि ये जो डायमीटर है, इस डायमीटर का लेंथ क्या होगा। तो अगर ये 1 2 है, यानी कि इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो 1 है। तो अगर हम लोग यहाँ से एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करें, तो इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 1 है, वाई कोऑर्डिनेट तो 0 है ऑब्वियसली। तो ये जो पॉइंट होगा इसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 होना चाहिए और वाई कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग एक थ्योरम में पढ़ते हैं कि सेंटर से जो परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ करते हैं किसी भी एक कॉर्ड पे, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, यानी कि ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ का अगर डिस्टेंस 1 है, तो यहाँ से यहाँ का भी डिस्टेंस 1 होगा, तो टोटल यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 2 हो जाएगा। तो इसीलिए इसकी कोऑर्डिनेट्स 2 एंड 0 हो जाएगी। 0 इसलिए क्योंकि वाई एक्सिस में ये नहीं है, ये एक्स एक्सिस में है। एक्स एक्सिस में वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होगी। सिमिलरली यहाँ से यहाँ अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो इसकी वैल्यू 2 एंड 0 होगी, सॉरी 0 एंड 2 होगी। एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 2। तो सिमिलरली इसकी वैल्यू जो होगी, इसकी वैल्यू हो जानी चाहिए 0 एंड 4। तो अब हमारे पास में दो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक लाइन, जिन दो कोऑर्डिनेट्स को मिला करके एक लाइन को ड्रॉ किया गया है। उन दो कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू है 2 0 एंड 0 4। तो अब इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच की डिस्टेंस हमें निकालनी, ये हम काफ़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो मान लेते हैं कि 2 0 जो है वो x1 एंड y1 है, और मान लेते हैं कि 0 और 4 जो है ये x2 एंड y2 है। तो हम जानते हैं कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा x2 माइनस x1, यानी कि 0 - 2, 0 - 2 का होल स्क्वायर प्लस
y2 - y1 यानी कि 4 - 0 का होल स्क्वायर। ये हमारा डायमीटर इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से। तो डायमीटर की वैल्यू 0 - 2 - 2 का स्क्वायर हो गया 4, प्लस 4 - 0 इज 4, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो ये हो गया 16 एंड 4 20, एंड 20 को हम लोग 5 × 4 लिख सकते हैं। 4 के लिए हम लोग 2 बाहर निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट से, तो ये हो गया 2√5। अब इसकी जो भी यूनिट रही होगी वही इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो हमारा डायमीटर इस क्वेश्चन में है 2√5। ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अब अगर किसी बच्चे को यहाँ पे कंफ्यूजन हो कि ये वाला कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा है या मैं कैसे प्रूव करूँ कि ये सही है, तो इसे हम लोग एक दूसरे तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं कि हमारा ये जो कोऑर्डिनेट्स होगा ये 2 0 और 0 4 ही होगा। कैसे? चलिए उसे हम लोग एक बार उससे भी देख लेते हैं इस तरीके से। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1, और मान लेते हैं कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है हमारा x2 y2। तो ये क्योंकि एक डायमीटर है और डायमीटर के बीच ठीक सेंटर में ये पॉइंट 1 और 2 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये इसका मिड पॉइंट है। तो हम लोग सेक्शन फॉर्मूला से इसको वेरीफाई करेंगे इसका कोऑर्डिनेट्स को। तो हम लोग जानते हैं कि जब मिड पॉइंट पे हम लोग कोऑर्डिनेट निकाल रहे होते हैं, तो उसके लिए हम लोग x इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, x इज इक्वल टू लिखते हैं x1 + x2/2, एंड y इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, y1 + y2/2। ओके, तो x इज इक्वल टू क्या है हमारा, x इज इक्वल टू 1 है, तो 1 इज इक्वल टू x1 के लिए हम लोग x1 ही रहने देते हैं, प्लस x2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, x2 की वैल्यू यहाँ पे 0 है। क्यों? क्योंकि ये y एक्सिस है। तो x1 + 0/2, 2 को हम लोग इधर ले आएंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इज इक्वल टू x1। तो x1 की वैल्यू हमारी आ गई 2। ओके, अब हम लोग लेंगे y इज इक्वल टू हमारा जो फॉर्मूला है y1 + y2/2। तो y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू यहाँ पे 2 है, ये हमारा x है और ये हमारा y है। y की वैल्यू हो गई 2, तो 2 इज इक्वल टू हो गया y1। y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू 0 है। क्यों? क्योंकि ये x एक्सिस है, x एक्सिस में y की वैल्यू 0 होती है। तो 2 इज इक्वल टू हो गया 0 प्लस y2। y2 की वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, y2 को इधर ले आएंगे, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू 0 प्लस y2, एंड हेंस y2 इज इक्वल टू 4। तो y2 की वैल्यू आ गई 4। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हो गया 2 0, और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हो गया 0 एंड 4। तो अब जब हमें इन दोनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स पता चल गया है, तो हम लोग इसका डिस्टेंस यानी कि डायमीटर निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो हमारा एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हो गया 2 0, हम लोग इसे मान लें x1 y1, और एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है 0 एंड 4, हम लोग इसे मान लें x2 y2। अब इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। जो फॉर्मूला होता है हमारा d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1, 0 - 2 इज -2 का स्क्वायर यानी कि 4, प्लस 4 - 0 y2 - y1, 4 - 0 4 का स्क्वायर 16, 16 एंड 4 इज 20। तो स्क्वायर रूट ऑफ 20 को हम लोग 5 × 4 लिख सकते हैं, एंड 4 के लिए हम लोग 2 बाहर निकाल सकते हैं, तो 2√5 यूनिट इज द डायमीटर। तो इस तरीके से हम लोगों ने दो तरीके से इस क्वेश्चन को चेक करा, और इसका वैल्यू हमारा 2√5 ही आया। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा सेट वन, सेट टू और सेट थ्री तीनों में कॉमन है, वो है क्वेश्चन नंबर 12। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन नंबर 12 जो सेट वन में दिख रहा है, ये सेट टू में क्वेश्चन नंबर 4 और सेट थ्री में क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है यही क्वेश्चन। सेट वन में जो क्वेश्चन नंबर 12 है, ये सेट टू में क्वेश्चन नंबर 4 और सेट थ्री में क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है। तो हम लोग इसे ट्राई करते हैं। 1 + tan² / 1 + cot² इक्वल्स टू 1 + tan² बाई 1 + cot²। तो 1 + tan² बाई 1 + cot²। तो हम लोग एकदम ही बेसिक फॉर्मूला को यूज करेंगे। 1 + tan² इज इक्वल टू sec², एंड 1 + cot² इज cosec²। दोनों का स्क्वायर को हम लोग कॉमन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा sec A बाई cosec A।
का होल स्क्वायर। हम लोग इसको ऐसे लिख लें, सेक ए इंटू 1/cosec ए का होल स्क्वायर। sec a is 1 by cos a and 1 by cosec a is sin a. So this is sin a by cos a का whole square and sin a by cos a is tan a. So this is tan a square a. ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो 13 नंबर क्वेश्चन है वही कॉमन है। 13 नंबर क्वेश्चन जो सेट ए का है, ये सेट बी में 5 नंबर में पूछा गया था और 6 नंबर में पूछा गया था सेट 3 में। तो हम लोग इसे देख लेते हैं। ये जो 13 नंबर क्वेश्चन है, 3 टेनिस balls आर जस्ट पैक्ड इन अ सिलिंड्रिकल जार। इफ रेडियस ऑफ ईच बॉल इज आर, फाइंड द एयर इनसाइड द जार इज, वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द जार, सॉरी। तो जार के अंदर में कितना एयर है उसका वॉल्यूम निकालना है। तो 3 बॉल ने कुछ तो वॉल्यूम को फिल कर लिया है, तो जैसा कि फिगर में भी दिख रहा है। तो जो बाकी बचे जगह है वहीं पर एयर अभी होगा, क्योंकि बॉल ने ऑक्यूपाई कर लिया है बहुत सारा एयर के वॉल्यूम को। तो बॉल के वॉल्यूम को माइनस करना पड़ेगा टोटल सिलेंडर के वॉल्यूम से। तो पहले हम लोग सिलेंडर का वॉल्यूम देख लेते हैं। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा? तो क्योंकि ये एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर के अंदर में 3 बॉल ऐसे हैं जिन्होंने इसे कंप्लीटली फिल कर लिया है। तो ये 3 बॉल ऐसे हैं जिसने कंप्लीटली फिल कर लिया है हमारे सिलेंडर को। चलिए मान लेते हैं कि हम लोग का ये क्वेश्चन का फिगर है। इसमें यहाँ से यहाँ तक आर है, यहाँ से यहाँ तक भी आर है, यहाँ से यहाँ तक भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है और ये भी आर है। तो इसकी जो टोटल हाइट हो गई, इसकी जो टोटल हाइट हो गई वो कितनी है? 1 2 3 4 5 6, 6 आर के बराबर है। ओके। तो और इसका जो रेडियस है वो कितना है? तो रेडियस आर के ही बराबर है, रेडियस आर के ही बराबर है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, एच इज इक्वल टू 6 आर, 6 आर, यानी कि 6 पाई आर क्यूब। क्यूब यूनिट जो भी है इसका, वो हो गया इसका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। एंड वॉल्यूम ऑफ वन स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, तो वन स्फेयर का वॉल्यूम हम लोग निकालें 4/3 पाई आर क्यूब। ये वन स्फेयर का वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम ऑफ 3 स्फेयर कितना हो जाएगा? तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 3। तो ये टोटल वॉल्यूम ऑफ द 3 बॉल्स हो गया। तो 3 से 3 को हम लोग कैंसिल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर क्यूब, क्यूब यूनिट जो भी रहा होगा। तो वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर कितना हो गया? तो वॉल्यूम ऑफ एयर हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ 3 स्पेयर्स इज इक्वल टू 6 पाई आर क्यूब माइनस 4 पाई आर क्यूब, और ये हो गया 2 पाई आर क्यूब। तो ये ऑप्शन ए नंबर जो है इसका सही जवाब है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जो सॉरी 14 नंबर भी कॉमन है। सेट वन का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, वो सेट टू में, सेट वन का 14 नंबर सेट टू के 8 नंबर में था और सेट थ्री के 10th नंबर पे था ये क्वेश्चन। तो ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है, हम लोग इसको भी चेक करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोलता है? पी क्यू इज टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ। ठीक है, पी क्यू एक टेंजेंट है सर्कल का जिसका सेंटर ओ है, एंड पी ओ आर इज इक्वल टू 65 डिग्री। देन मेजरमेंट ऑफ एंगल पी टी आर इज, पी टी आर की वैल्यू निकालनी। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये इस तरीके से एक लाइन हम लोग कंसिडर करते हैं। ये मान लेते हैं पी है, यहाँ पे क्यू है, और यहाँ से हम लोग एक इस तरीके से
ये मान लेते हैं टी है, और यहाँ पे सेंटर है, मान लेते हैं यहाँ पे ओ, ये है एस, और यहाँ से एक इस तरीके से आर को खींचा गया है। ये वाली एंगल जो है ये 65 डिग्री दी गई है। तो क्योंकि ये एक सर्कल का सेंटर है और ये सर्कल के पेरीफेरी पर है, पॉइंट पी एंड आर एंड एस, तो आप लोग ऐसे समझें कि ये एक सर्कल का इस तरीके से कंस्ट्रक्शन यहाँ पे किया गया है, इस तरीके से। तो हम लोग जानते हैं कि सर्कल के पेरीफेरी के किसी भी दो पॉइंट से सेंटर पे जो एंगल बनता है, सेम उन दोनों पॉइंट से सर्कल के किसी एक दूसरे पॉइंट पे जो एंगल बनता है वो ठीक हाफ होता है। तो ये अगर 65 डिग्री है तो ये इसकी वैल्यू 65 की ठीक हाफ होगी, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 32.5 डिग्री। ओके, तो अब हमारे पास में एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल पी एस और ट्रायंगल टी। तो इन ट्रायंगल पी एस एंड टी, इस ट्रायंगल में आप देखिए कि ये एंगल तो 90 डिग्री है क्योंकि ये टेंजेंट है और ये डायमीटर रेडियस है। तो हम लोग जानते हैं कि डायमीटर रेडियस जो होता है वो सर्कल पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री का यानी कि परपेंडिकुलर होता है। तो ये 90 डिग्री हो गया, ये सॉरी ये वैल्यू 32.5 डिग्री है। और ये वैल्यू कितनी होगी, इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी, तो ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, 180 में 90 माइनस हो गया तो बच गया कितना 32.5। तो हम लोग इसे क्या करेंगे, 90 से माइनस कर देंगे। यहाँ पे ऐसे देखिए 90 प्लस 32.5 प्लस एंगल टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 90 को हम लोग इधर ला करके माइनस कर दें, ये हो जाएगा एंगल टी प्लस 32.5 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 को इधर ला के माइनस कर दिए, तो एंगल टी इज इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस 32.5। अब हम लोग इसका वैल्यू निकाल लेंगे, ये हो गया 0.5 डिग्री, 3 7 10 3 1 4 5 57.5 डिग्री। ये ऑप्शन नंबर सी है इसका सही जवाब। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कॉमन है सेट वन सेट टू और सेट थ्री में, वो है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है सेट वन का, ये सेट टू और सेट थ्री दोनों में 2 नंबर पे ये क्वेश्चन पूछा गया। An ice cream cone of radius r and height h is completely filled by two spherical scoops of ice cream। कुछ तो जगह बचा ही होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ पे उसके वॉल्यूम की बात की जा रही है कि दो स्फेरिकल स्कूप्स की जो वॉल्यूम होगी वो ठीक आइसक्रीम के कोन के वॉल्यूम की बराबर होगी। इफ रेडियस ऑफ ईच स्फेरिकल स्कूप इज r/2। ओके, तो जो कोन है इस तरीके से, इसकी रेडियस दी गई है, इसकी रेडियस हम लोग मान लेते हैं r, इसकी रेडियस हो गई r। तो जिस आइसक्रीम के स्कूप से इसको फिल कम किया गया है कंप्लीटली, उसकी रेडियस है r/2। तो मान लेते हैं कि इस तरीके से दो स्कूप से इसको फिल किया गया है, इसका रेडियस है r/2। इस इन दोनों का वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के इक्वल होगा अगर कंप्लीटली फिल कर लिया गया है तो h/2r की वैल्यू निकालनी है, h ये होनी चाहिए। ओके, तो हम लोग तो यही करेंगे कि इसकी वॉल्यूम इज इक्वल टू इसकी वॉल्यूम, इन दोनों की। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर 4/3 पाई आर का क्यूब। तो यहाँ पे आर की वैल्यू जो है वो r/2 के बराबर है। पहले तो हम लोग 1/3 का 3 दोनों तरफ कैंसिल कर दें, पाई को कैंसिल कर दें, तो हमारे पास बचता है r² h इज इक्वल टू 4 × 2 8
इंटू आर, यहाँ पे आर क्यूब होना चाहिए सर, आर क्यूब बाई 8। तो 8 से 8 कट गया, आर स्क्वायर से आर क्यूब कटेगा तो आर बचेगा, तो एच इज इक्वल टू आर आ गया। तो एच की वैल्यू जो है वो आर के वैल्यू के बराबर है, तो हमें निकालना है एच बाई टू आर की वैल्यू। तो हम लोग इसे क्या करेंगे, इसे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, 2r बाई, तो नीचे भी 2 करना पड़ेगा। अब इस 2r को इधर ले आएंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगा h बाई टू आर इज इक्वल टू 1/2। तो यही हो गया इसका रेशियो, h बाई टू आर की जो रेशियो है वो 1:2 आई हमारी, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब हुआ। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 16 का भी आंसर निकाल लिया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 17 नंबर है, जो सेट टू में, सेट वन का 17 नंबर, सेट टू का 3 नंबर था, और सेट थ्री का 18 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया था। तो आर्क पी क्यू सबटेंड्स एन एंगल थीटा at the center of the circle with radius 6.3 centimeter. If arc PQ is equal to 11 centimeter, then the value of theta is equal to. Okay. एक चीज मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसने एंगल के मेजरमेंट के लिए एम वर्ड को, एम लेटर को यूज किया है, मैं जो कि इन जनरल हम लोग ज्योमेट्री या ट्रिग्नोमेट्री में नहीं यूज करते हैं वेरी कॉमनली इन जनरल। और यहाँ पे इसने आर्क के मेजरमेंट के लिए, लेंथ ऑफ आर्क के लिए 11 सेंटीमीटर लिखा है, जो इन जनरल हम लोग यूज करते हैं एम लिख करके। खैर, तो क्वेश्चन है आर्क पी क्यू सबटेंड्स एन एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ द सर्कल विथ रेडियस 6.3 सेंटीमीटर। इफ पी क्यू आर्क लेंथ इज 11 सेंटीमीटर देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज। तो चलिए इसे भी हम लोग देखते हैं। ये बोलता है कि एक सर्कल है, और इस सर्कल में पी क्यू एक आर्क है, तो मान लेते हैं ये पॉइंट पी होगा, ये पॉइंट क्यू होगा, और ये इसका सेंटर होगा। और ये इसका सेंटर है, और यहाँ से हम लोग इसे मिला देते हैं, यहाँ से हम लोग इसे मिला देते हैं। तो ये जो वैल्यू है पी क्यू, इसकी वैल्यू दी गई है 11 सेंटीमीटर। हम लोग इसे 1 मिनट के लिए एल मान लें। और जो रेडियस है, ये थीटा है बीच का एंगल, और जो रेडियस है वो 6.3 सेंटीमीटर है, इसे हम लोग आर मान लें, 6.3 सेंटीमीटर। ओके। तो हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। तो हम लोग यहाँ से निकालते हैं थीटा की वैल्यू, एल है 11 और आर है 6.3। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना है कि इससे जो वैल्यू आता है, ये जो हमारा फॉर्मूला हमने यूज करा है, इससे जो थीटा की वैल्यू आती है वो रेडियन में आती है, ये रेडियन में आएगी। जबकि यहाँ पे हमें डिग्री में पूछ रहा है, तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि एक सर्कल का जो कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री, वो 2 पाई के रेडियन के इक्वल होता है। तो हम लोग यहाँ से देख रहे हैं पाई रेडियन की जो वैल्यू है वो 180 डिग्री के इक्वल होती है। तो 1 रेडियन की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 180 डिग्री बाई पाई, जहाँ पे हम लोग इन जनरल 22/7 वैल्यू यूज करते हैं पाई के लिए। तो हम लोग यहाँ पे वही यूज करेंगे, ये रेडियन में आ रहा है वैल्यू, तो हम लोग इसे 11/6.3 इंटू 1 रेडियन की जगह पे 180 डिग्री बाई पाई, पाई की वैल्यू भी हम लोग यूज कर लें 22/7। ये हो गया 11 से 2 टाइम्स में, 7 से ये 0.9 टाइम्स में, 0.9 से ये 200 टाइम्स में, और 2 से ये 100 टाइम्स में। तो ये हो गया 100 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट कॉमन क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 18। सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 18 जो था वो सेक्शन सेट वन का जो क्वेश्चन नंबर 18 है वो सेट टू में क्वेश्चन नंबर 13 और सेट थ्री में क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया था। मीन एंड मीडियन ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 43 एंड 40 रिस्पेक्टिवली, द वैल्यू ऑफ मोड, ये तो 100% फॉर्मूला पे है। अगर फॉर्मूला याद है तो आप इसे बहुत ही कम समय में निकाल सकते हैं, नहीं याद है तो आप फंस जाएंगे यहाँ पे। तो इसकी जो फॉर्मूला है वो है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करेंगे यहाँ पे। और
ये काफी आसानी से बन जाएगा। तो मोड ही पूछा गया है यहाँ पे, तो मोड इज इक्वल टू हो जाएगा 3 ऑफ मीडियन। मीडियन कितनी है? मीडियन है 40, -2 ऑफ मीन इज 43। तो ये हो गया 120 माइनस 4 2 8 3 2 6 86, 6 4 10 8 1 9 3 34। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ओके, नेक्स्ट 19 एंड 20, जो ये असर्शन बेस्ड, असर्शन रीजन वाले जो क्वेश्चन थे, ये दोनों ही क्वेश्चन तीनों सेट में पूछे गए थे। तो सेट वन में जो 19 नंबर क्वेश्चन है, वो सेट टू में, सेट वन का जो 19 नंबर क्वेश्चन है, वो सेट टू में 20 नंबर पे पूछा गया था, और सेट थ्री में 19 नंबर में पूछा गया था। क्या कहता है ये? इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज 0.2p, वेयर p इज ग्रेटर देन 0, देन p कांट बी मोर देन 5। तो देखिए कि अगर किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0.2p है, जहाँ पे p की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो व्हेन p इज इक्वल टू 5, मैक्सिमम वैल्यू ही अगर हम लोग लेकर के चलें, तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जो होगा, वो कितना हो जाएगा? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हो जाएगा 0.2 × 5, यानी कि 1। तो ये तो सही है। ये हो सकता है, 5 से बड़ा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि 5 से बड़ा हो जाएगा तो ये 1 से बड़ा हो जाएगा, एंड प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। तो ये ऑप्शन ए तो सही है हमारा, ये ट्रू है। रीजन क्या कहता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग एन इवेंट ई इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग दैट इवेंट ई। तो ये भी सही है, और ये इसका एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि हम लोगों ने अभी वही डिस्कस करा कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि उस इवेंट का होना और उस इवेंट का नहीं होना दोनों मिल करके 1 होता है। तो इसका मतलब है कि assertion इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, एंड रीजन इज अ गुड एक्सप्लेनेशन और करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion ए। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ये ऑप्शन ए में ये बात बताई जाती है। तो ये 19 नंबर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। 20 नंबर को देखते हैं, जो सेट वन में 20 नंबर में पूछा गया है, वो सेट टू में 19 और सेट थ्री में भी 20 नंबर में पूछा गया है। √3 plus √5 is an irrational number. Yes, it is an irrational number. Okay. और sum of any two irrational numbers is always irrational. ये भी सही है। और हाँ, assertion A इसका एक explanation भी है। क्यों? क्योंकि ये एक irrational नंबर है। क्यों irrational नंबर है? क्योंकि √3 एक irrational नंबर है, √5 एक irrational नंबर है, और दोनों का सम एक irrational नंबर होगा। और उसी को रीजन आर में यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है कि सम ऑफ एनी टू irrational नंबर्स इज ऑलवेज irrational। तो ये ट्रू है। बस एक इसका एक्सेप्शन होता है कि दोनों नंबर जब एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स ना हो, तभी उन दोनों का जो सम होगा वो एक रैशनल नंबर होगा, 0। ओके, तो इसके लिए भी ऑप्शन ए ही इसका सही जवाब होगा कि assertion A is correct, region R is correct, and region R is correct explanation of assertion A। तो आज हम लोगों ने देखा सेक्शन ए के तीनों सेट्स में कॉमन क्वेश्चंस, और ये 10 ऐसे क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने आज डिस्कस करा है, जो सेट वन, सेट टू और सेट थ्री तीनों में कॉमनली पूछे गए थे। तो आई होप कि आप लोगों की एग्जाम बहुत अच्छी गई होगी। अब तो एग्जाम भी सारे पेपर्स खत्म हो गए हैं, आप लोग अच्छे नंबरों से पास हो जाएं, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।